नमस्कार। गुड इवनिंग। ठीक ठाक है सभी लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम सब लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ टीम वर्क। क्या है? पावर ऑफ टीम वर्क। सपोर्ट ज़्यादा तेज नहीं करना है। चलिए, पावर ऑफ टीम वर्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। पावर ऑफ टीम वर्क यानी एक समूह की कार्य शक्ति। पावर ऑफ टीम वर्क यानी एक समूह की कार्य शक्ति। एक समूह की कार्य शक्ति यानी एक समूह, एक टीम जब कोई काम करता है, जब कोई टीम किसी बेस पे काम करती है तो उसकी ताकत क्या होती है, वो ये ट्रेनिंग आपको समझाने का प्रयास करेगी। कैसे हमें टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, टीम के साथ काम करने के फायदे क्या क्या होते हैं, टीम के साथ काम कैसे किया जाता है, टीम होती क्या है और टीम के साथ काम करके हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ओके भाई? आज हम कुछ आपको नया सिखाने वाले नहीं हैं, हम उसी पुराने फॉर्मेट पे बात करेंगे, लेकिन अगर इन बातों को ध्यान से आप सुनेंगे तो कुछ नया मिलेगा जरूर आपको। तो क्या तैयार है सीखने के लिए? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टीम पे कि आखिर टीम क्या होती है। तो टीम की डेफिनेशन बताने से पहले मैं टीम का फुल फॉर्म आपको शेयर करना चाहता हूं। टीम का मतलब क्या होता है? TEAM। टी से होता है टुगेदर, यस। ई से होता है एवरीबॉडी, ए से होता है अचीव, एम से होता है मनी। यानी कि एम से हम मनी जो शब्द दिए हैं, मनी शब्द का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, हम इसको गोल बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? एक गोल बोल सकते हैं, लक्ष्य बोल सकते हैं। यानी कि जब लोग साथ साथ मिलकर के किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टीम। अगर हम डेफिनेशन इसकी बोलना चाहें तो दो या दो से अधिक ऐसे लोग जो अलग अलग जगह से आए हुए हों, अलग अलग गुण धर्म वाले हों। दो या दो से अधिक ऐसे लोग जो अलग अलग जगह से आए हुए हों, अलग अलग गुण धर्म वाले हों और एक साथ मिलकर के जब किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, एक साथ मिलकर के जब किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? टीम। सिर्फ सुनिए ध्यान से। कई बार आपने इस ट्रेनिंग को लिखा होगा, कॉपी बंद कर दीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक ऐसे लोग जो अलग अलग जगह से आए हुए हों, जिनके गुण धर्म अलग अलग हों और एक साथ मिलकर के जब किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टीम। दुनिया की हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं वो एक टीम के द्वारा ही निर्मित हुई होती है। दुनिया की हर वो चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो एक टीम के द्वारा ही निर्मित हुई होती है। आप जिस छत के नीचे बैठे हैं, जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये बिल्डिंग एक टीम के द्वारा बनी हुई है। ये बिल्डिंग किसके द्वारा बनी है? एक टीम के द्वारा बनी हुई है। ये बिल्डिंग एक टीम के द्वारा निर्मित है। इस बिल्डिंग में कई सारे लोगों का श्रम लगा हुआ है। कोई राजमिस्त्री होगा तो उसका श्रम लगा है, कोई मजदूर होगा तो उसका श्रम लगा है। इस बिल्डिंग में कई सारे अलग अलग क्वालिटी के पदार्थ लगे हुए हैं, जैसे ईंट, मोरम, गारा, सीमेंट, सरिया। यस या नो? और जब इन सारे चीजों को एक करके रेशियो के हिसाब से जब लगाया गया तो क्या निर्माण हुआ? एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ। यानी कि ये जो पदार्थ हैं, ये जो तत्व हैं, इनको मिलाकर के जब रेशियो के हिसाब से हमने इनको लगाया तो एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ जिसके नीचे हम आसानी से अपने जीवन को बिता सकते हैं। यस या नो? हम जिस कपड़े को पहन के बैठे हुए हैं, जिससे हमारा शरीर इतना सुंदर लग रहा है, हमारा बॉडी इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये कपड़ा भी एक टीम के द्वारा निर्मित हुआ है। सबसे पहले
किसी किसान ने अपने खेत में कपास बोया होगा, यस या नो? उसमें अपना श्रम लगाया होगा जिससे रुई पैदा हुई होगी, यस? उस कपास से रेशे मिले होंगे जिससे धागे बने होंगे, धागों से कपड़ा बुना गया, कपड़े पे कलर किया गया और वो एक थान के रूप में किसी दुकान पे हमको मिला। उस दुकान से हम उस कपड़े को लेकर के गए किसी टेलर के पास। टेलर ने उस कपड़े को काटा और जिसमें कई सारी चीजें लगी, जिसके बाद हमें एक अच्छी सुंदर सी शर्ट मिली, सुंदर सा पैंट मिला, यस या नो? जिसको पहनने के बाद हमारी ये बॉडी अट्रैक्टिव लग रही है, देखने योग्य लग रही है, यस या नो? लेकिन इस शर्ट के बनने के पीछे कितने लोगों का श्रम है, कितने तरीके के पदार्थ और मशीनें लगी, तब जाकर के ये शर्ट बनी। तो वो लोग जिनका श्रम लगा हुआ है, उन लोगों की भी एक टीम है। वो पदार्थ जिन पदार्थों को मिलाकर के इस कपड़े को तैयार किया गया, चाहे वो रेशा हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो धागा हो या वो कलर हो, वो सारी चीजें बराबर मात्रा में जब इसमें दी गई, तब जाकर के ये एक सुंदर कलर्ड कपड़ा बनके तैयार हुआ, यस या नो? और जब उस कपड़े को हमने टेलर को दिया, टेलर ने उसको बारीकी तरीके से नाप के, अच्छे से काट के और उसको फिर से उसी धागे से सिला, तब जाकर के ये शर्ट के रूप में तैयार हुआ, यस या नो? तो ये सब क्या है? एक टीम है। क्या है? एक टीम है। और जब कई सारे लोगों ने मिलकर के उस कपास पे काम किया, सबसे पहले क्या बनाया गया? कपास। और उस कपास पे कई सारे लोगों ने, कई सारी मशीनों ने, कई सारी कंपनियों ने जब मिलकर के काम किया, तब जाकर के ये कपड़ा तैयार हुआ, ये शर्ट तैयार हुई जिसको हम पहन के खड़े हैं, यस या नो? तो ये सब संभव हुआ एक टीम की वजह से। अगर वो टीम नहीं होती तो शायद ये कपड़ा नहीं होता, यस? तो कोई भी असंभव कार्य अगर संभव होता है तो उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है या एक ही चीज कर सकती है, और वो है एक टीम। तो बिना टीम के दुनिया की कोई भी चीज संभव नहीं होती, यस या नो? कोई भी चीज बिना टीम के संभव नहीं होती है। अब ये टीम काम कैसे करती है? एग्जाम्पल फॉर इंडियन क्रिकेट टीम का नाम आपने सुना होगा, यस? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, उसमें 11 लोग होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं, जो अलग अलग जगह से आए हुए हों। वो 11 के 11 लोग एक शहर या एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं होते हैं, वो अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं। कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई मुंबई, कोई पंजाब, कोई कहीं से, यस या नो? अलग अलग जगह से आए हुए हों, अलग अलग गुण, उन सबकी क्वालिटी एक नहीं होती, उन सबकी क्वालिटी एक नहीं होती है। कोई अच्छा बैट्समैन होता है, कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई अच्छा कीपर होता है, तो कोई अच्छा फील्डर होता है, कोई अच्छा कैच लेना जानता है, यस या नो? अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग उनके धर्म होते हैं। कोई हिंदू होता है तो कोई मुस्लिम होता है, कोई सिख होता है तो कोई ईसाई होता है, अलग अलग गुण धर्म के हों। और जब एक साथ मिलकर के एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? टीम। और वो 11 के 11 खिलाड़ी एक साथ मिलकर के, 11 के 11 खिलाड़ी एक साथ मिलकर के एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। उन 11 के 11 लोगों का सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि हमें इंडिया को जिताना है, यस या नो? उनका लक्ष्य क्या होता है? हमें इंडिया को जिताना है। कभी सचिन ने बोला है कि मुझे जीतना है? सहवाग ने बोला है कि मुझे जीतना है? नहीं। जो 11 खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो अच्छा बैट्समैन हो या अच्छा बॉलर या अच्छा फील्डर, सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हमें इंडिया को जिताना है, यस या नो? सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हमें इंडिया को जिताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वो एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो जीत जाते हैं, यस या नो? तो अगर इस चीज से हम इस बात को समझते हैं कि अगर हमें कोई बड़ा लक्ष्य अचीव करना है, कोई बड़ी मंजिल पानी है, कोई बड़ी सफलता पानी है, तो उस मंजिल को, उस सफलता को हम अकेले नहीं पा सकते। क्या पा सकते हैं? नहीं। उस मंजिल को, उस सफलता को हम अकेले नहीं पा सकते। अगर हमें आसानी से पाना है, ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा समय ना हो, तो हमें एक टीम के साथ काम करना होगा। क्योंकि दुनिया की हर असंभव काम
एक टीम ने ही उसको संभव किया है। यस या नो? अगर टीम एक साथ है, टीम का प्रत्येक व्यक्ति एक साथ है, तो हर असंभव काम को हम संभव बना सकते हैं। समझ आ रहा है ना? अब किसी भी टीम में अगर जीत पानी है, सफलता पानी है, किसी भी टीम को सक्सेस पानी है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पानी है, तो उस टीम के पास 3 चीजें होनी चाहिए। वो टीम 3 चीजों पे काम करनी चाहिए। सबसे पहली एक शानदार प्लानिंग, दूसरा तालमेल और तीसरा टीम भावना। यानी कि योजना, तालमेल और टीम भावना, ये 3 चीजें अगर किसी भी टीम के पास हैं तो उस टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है ना? अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जीत पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको आपके अंदर सबसे पहले देखिए, आपकी टीम आपसे शुरू होती है। समझ में आ रहा है ना? आपकी टीम किससे शुरू होती है? आपसे शुरू होती है। और अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो आप अपनी टीम के अंदर डालना चाहते हैं, तो आपकी टीम के अंदर वो क्वालिटी आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले उन चीजों का उपयोग अपने ऊपर करना होगा, सबसे पहले उन क्वालिटियों का प्रयोग अपने ऊपर करना होगा, सबसे पहले वो क्वालिटी हमें खुद के अंदर लानी होगी। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हमें कोई भी सक्सेस अचीव करनी है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अगर हमें कोई भी चीज अचीव करनी है, हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन 3 चीजों का प्रयोग हमें अपने आप पे करना होगा। और आपकी टीम तभी जीत सकती है जब आपकी टीम में ये 3 चीजें होंगी, योजना, तालमेल और टीम भावना। अब सबसे पहले योजना। किसी भी जीत में 60% योगदान योजना का होता है। समझ आ रहा है? आवाज नहीं आ रही? समझ आ रहा है? किसी भी जीत में 60% योगदान किसका होता है? योजना का होता है, यानी कि प्लानिंग का होता है। समझ रहा है ना? 60% योगदान प्लानिंग का होता है। अगर आपके कार्य की प्लानिंग शानदार नहीं होगी तो आपका कार्य संभव नहीं हो सकता। और अगर संभव हो भी गया, सफल हो भी गया, तो जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको एक शानदार प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग जितनी परफेक्ट होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। प्लानिंग जितनी परफेक्ट होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो जरूरत है एक परफेक्ट प्लानिंग की। अब प्लानिंग होनी कैसी चाहिए? प्लानिंग होनी कैसी चाहिए, इस चीज को हम एक कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले हम डिफाइन करेंगे योजना को। योजना की डेफिनेशन क्या होती है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। या से योग, जा से जानकार, ना से निष्कर्ष। यानी 2 या 2 से अधिक योग्य और जानकार व्यक्ति जब एक साथ बैठ करके किसी एक कार्य के प्रति बातचीत करते हैं, तो उनसे निकला हुआ अंतिम निष्कर्ष क्या कहलाता है? योजना। 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्ति जो जानकार हो, समझ में आ रहा है ना? 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्ति जो जानकार हो, जब वो आपस में बैठकर किसी कार्य के प्रति बातचीत करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? योजना, यानी कि प्लानिंग। अब प्लानिंग होनी कैसी चाहिए? प्लानिंग होनी कैसी चाहिए, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, ये कहानी शायद आपने पहले सुनी होगी, लेकिन ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ये कहानी है एक बकरी और बकरी के बच्चे की, जो दोनों जंगल में घास खाने के लिए जाते हैं। बकरी और बकरी का बच्चा दोनों जंगल में घास खाने के लिए जाते हैं, और घास खाते खाते बकरी का बच्चा बकरी से थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा आगे निकल जाता है। और जब वो बकरी से थोड़ा आगे निकलता है, तो घास खाते खाते उसकी नजर पड़ती है एक शेर के ऊपर। और जब उसकी नजर एक शेर के ऊपर पड़ती है, तो वो डर जाता है, क्योंकि शेर उसके ही तरफ आ रहा होता है। शेर उसकी तरफ चला आ रहा होता है, और वो भागता भागता अपनी माँ के पास आता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, बोला, माँ अब तो हम गए।
हेलो, हड़बड़ाते हुए बोलता है, बोला माँ अब तो हम गए। उसकी माँ बोलती है बेटा हुआ क्या है, बता तो सही। तो वो कहता है माँ शेर आ रहा है और अब तो हम मारे जाएंगे। तो माँ अपने बच्चे से बोलती, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चल। उस झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। दोनों गए, एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और झाड़ी के पीछे छुपने के बाद माँ अपने बच्चे से बोलती है, बोला बेटा जैसे ही शेर झाड़ी के करीब आए आपको बोलना है माँ माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, मुझे शेर का मांस चाहिए। बच्चा बात को समझ जाता है और जैसे ही शेर झाड़ी के करीब आता है, जैसे ही शेर झाड़ी के करीब आता है तो बच्चा बोलता है, बोला माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मुझे शेर का मांस चाहिए। शेर को बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा जानवर भी हो सकता है जो मुझे खा सकता है, क्योंकि जंगल में ऐसा कोई जानवर है ही नहीं जो मुझसे डरता ना हो। और इसका तो बच्चा बात कर रहा है मेरे मांस को खाने के लिए, उसको विश्वास नहीं होता। उतनी देर में वो फिर से बोलता है, बोला माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मुझे शेर का मांस चाहिए। अब शेर के दिमाग में डाउट पैदा हो जाता है। शेर सोचता है कि एक काम करते हैं, अभी यहां से निकलते हैं, बाद में देख लेंगे आखिर ये है कौन, अभी यहां से भागते हैं। और शेर वहां से भागना शुरू कर देता है। बकरी और बकरी का बच्चा दोनों झाड़ी से बाहर निकलते हैं तो देखते क्या है, शेर भाग गया होता है। शेर भागते भागते जा रहा होता है, तभी रास्ते में लोमड़ी मिलती है जो सबसे ज्यादा चालाक होती है। और आपने वो कहानी सुनी होगी, वो डायलॉग सुना होगा गांव में कि होशियार चिड़िया अक्सर कहां गिरती है, आगे आप समझ गए होंगे। यानी कि लोमड़ी भागते भागते पूछती है, राजा साहब कहां जा रहे हैं, इतने घबराए हुए कैसे लग रहे हैं। बोला बाद में चल, बाद में बताएंगे, पहले चल जंगल से बाहर भागते हैं। बोला हुआ क्या है बताओ तो सही। बोला मेरे साथ भागते भागते बताते हैं। लोमड़ी भी शेर के साथ भाग रही होती है। अब शेर बोला कि जंगल में कोई ऐसा जानवर आ गया है जो मुझे खाने की बात कर रहा है, तू तो लोमड़ी है, तुझे तो झट से खा जाएगा, चल हम दोनों भागते हैं। लोमड़ी ने दिमाग लगाया। लोमड़ी ने बोला महाराज ऐसा कोई जानवर है नहीं जो आपको खा सके, आपको किसी ने चूतिया बनाया। समझ में आ रहा है ना। बोली महाराज ऐसा कोई जानवर है ही नहीं जो आपको खा सके, आपको पक्का किसी ने चूतिया बनाया। शेर बोलता है अभी जो भी बात होगी बाहर करेंगे। बोला रुको महाराज, गारंटेड चूतिया बनाए, मेरे साथ चलो, हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। बोला क्या गारंटी है। बोला एक काम करो, अपनी पूंछ मेरी पूंछ में बांध लो, अगर मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे, वरना उसकी पोल खोलेंगे। शेर बोलता है चल तेरी बात में दम लग रही है। पूंछ बांधी और चल दिए साथ में। चलते चलते पहुंचे। अब जैसे ही बकरी के बच्चे ने देखा कि अब तो साथ में लोमड़ी भी आ रही है, भागता भागता पहुंचता डरता हुआ, बोला माँ अब तो पक्का आ गए। बोला क्या हुआ। बोला शेर के साथ लोमड़ी मौसी भी आ रही है। बोला चलो फिर से वहीं छुप जाते हैं। और उससे बोला कि तुझे वही बात दोहरानी है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। दोनों जाके झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। झाड़ी के पीछे छुपने के बाद जैसे ही शेर और लोमड़ी झाड़ी के करीब पहुंचती है, शेर लोमड़ी से कहता है कि इसी झाड़ी के पीछे से आवाज आई। तभी वो बच्चा बोल पड़ता है माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, शेर का मांस चाहिए। तो उसकी माँ जवाब में बोलती है कि बेटा तू चिंता मत कर, लोमड़ी मौसी को भेजा ही है शेर को लाने के लिए, वो लेके आती ही होंगी। अब जैसे ही इतनी बात शेर देखता है तो शेर लोमड़ी की तरफ घूर रहा होता है, लोमड़ी शेर की तरफ घूर रही। समझ आ रहा। शेर लोमड़ी की तरफ घूर रहा, लोमड़ी शेर की तरफ घूर रही। शेर ने सोचा पहले जान बचाते हैं इसको, तो बाद में देखेंगे, और वहां से भागा। भागते भागते जंगल से बाहर निकल गया। लोमड़ी इधर पेड़ में लपटी, उधर पेड़ में लपटी और मर गई। यानी कि इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि एक प्लानिंग से बकरी और बकरी का बच्चा मिल करके जंगल के राजा को जंगल से बाहर भगा सकते हैं। एक प्लानिंग के माध्यम से बकरी और बकरी का बच्चा जंगल के राजा को जंगल से बाहर अगर भगा सकते हैं, तो आज अगर एक शानदार प्लानिंग हम कर लें तो क्या लगता है इस लॉकडाउन के दरमियान प्रमोशन नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। जायज सी बात है, ले सकते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना।
क्योंकि 60% योगदान आपकी सक्सेस में एक की गई शानदार प्लानिंग का होता है। यानी कि 60% योगदान आपकी सफलता में आपकी प्लानिंग का होता है। अगर आपकी प्लानिंग शानदार है तो सक्सेस 110% मिलनी ही मिलनी है। समझ में आ रहा है ना? तो आपकी अपलाइन जो भी आपको प्लानिंग करती है आपके प्रमोशन के लिए, आपके अपलाइन के प्रमोशन के लिए, आपको उस पे काम करना होगा। अगर आप उस पे ईमानदारी के साथ काम करते हैं, आपने एक शानदार प्लानिंग करके रखी है, तो आप कहीं भी अपनी टीम को जिता सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब आगे बात करते हैं। योजना के बाद आता है तालमेल। क्या आता है? तालमेल। तालमेल, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ताल यानी कि कदम। ताल का मतलब क्या है? कदम। और मेल का मतलब क्या है? मिलना। कदम से कदम मिलाकर के चलना ही क्या कहलाता है? आर्मी वालों को देखा है आपने? देखा है ना? आर्मी की जो फौज होती है उसको किसी पुल से क्यों नहीं गुजारा जाता है? किसी भी पुल के ऊपर से क्यों नहीं गुजारा जाता है? क्योंकि उनका तालमेल इतना शानदार होता है कि पुल ही टूट जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए आर्मी की फौज को पुल से नहीं गुजारा जाता, क्योंकि 100 लोगों की अगर लाइन होगी ना तो 100 के 100 का पैर एक साथ जमीन पे पड़ेगा। आप अकेले अपने पैर को जमीन पे कितनी भी तेज पटक लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन 100 लोग अपने पैर को अगर एक साथ एक ही टाइम पे एक ही मोमेंट में अगर जमीन पे पटकेंगे तो हिलेगी कि नहीं हिलेगी? इसको कहते हैं पावर ऑफ टीम वर्क। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं टीम की ताकत। तालमेल यानी कि कदम से कदम मिलाकर के चलना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपलाइन जिधर जा रही है, आपकी अपलाइन ने यहां पैर रखा तो आपने भी अपना इधर रखा, अपलाइन ने इधर रखा तो आपने भी इधर रखा, बोला सर हम तालमेल से चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये नहीं है। तालमेल का मतलब ये है कि आपकी अपलाइन आपको जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपके अपलाइन आपको जिस तरीके से समझा रहे हैं, आपके अपलाइन आपसे जो उम्मीद रख रहे हैं, आप उस पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करें। समझ रहे हैं ना? यानी कि अपलाइन जिस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, आप उस पे हमेशा खरा उतरने का प्रयास करें और एक साथ मिलकर के काम करें, उसे ही हम तालमेल कहते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरी फेवरेट कहानी, बहुत शानदार कहानी है। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? हमारे YouTube चैनल पे आप कहानी के माध्यम से ही सीखते होंगे, क्योंकि आजकल ना दुनिया में आदमी को कहानी बहुत पसंद है ना? आप कोई भी चीज इंसान को कैसे भी समझाने का प्रयास करो उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, लेकिन कहानी के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करो तो एकदम सटीक घुसती है दिमाग के अंदर। होता है ना? तो छोटी सी कहानी है, मैं आपको शेयर करने का प्रयास करता हूं। आज से पहले आपने इस कहानी को पावर ऑफ टीम वर्क क्लास में सुना होगा, मुझसे सुना होगा या मेरी डाउनलाइन से सुना होगा, बाकी कोई और नहीं सुनाएगा। और आप भी मेरी डाउनलाइन हो, यस है नो? तो कहानी ये है कि एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देव थे, यानी कि पंडित जी। पंडित जी इतने सज्जन आदमी, उन्होंने जीवन में कभी किसी के साथ 1% गलत नहीं किया। गलत का मतलब जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाया। लोगों ने उनको बहुत दिल दुखाया बहुत बार, लेकिन उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे। उनके अंत्येष्टि का समय आया, यानी कि उनके अंतिम समय में जब उनकी डेथ होने वाली थी, तो यमराज अपने यमदूतों से बोले, अपने दूतों से बोले कि जाओ मेरा रथ लेकर के जाओ और उस पंडित को साथ सम्माननीय तरीके से मेरे रथ पे बैठा के लाओ। ऐसे आदमी आज के कलयुग में बहुत कम मिलते हैं। तो यमदूतों ने यम का आदेश मानना था, रथ लेकर के चल दिए। यमराज ने आदेश दिया कि पंडित से खुद पूछना उसकी इच्छा क्या है, किस लोक में जाना चाहता है। अब यमदूत आए, पंडित जी को रथ पे बैठाए, उड़ के चल दिए। अब पंडित जी से रास्ते में पूछे, ब्राह्मण देव महाराज का आदेश है, आप डिसाइड करें कि आप कौन से लोक में जाना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं या स्वर्ग में जाना चाहते हैं। महाराज का आदेश है, आप डिसाइड करें कि आप कौन से लोक में जाना चाहते हैं। जैसे ही यमदूतों ने ये बात बोली तो पंडित जी बोले, देखिए भाई, हम तुच्छ प्राणी हैं, पृथ्वी लोक पे जीवन बिताए हैं, सिर्फ सुना है कि नरक में तकलीफें होती हैं, स्वर्ग में आराम, हमें आप दिखा दीजिए, हमें जहां सही लगेगा हम तो वहीं ठहर जाएंगे।
अब यमदूतों को आदेश था, यमदूत लेके चल दिए नरक की तरफ। जैसे जैसे नरक के दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे तो चीखने चित्कारने की दर्द भरी आवाजें, चीखने चित्कारने की दर्द भरी आवाजें पंडित जी के कान में पड़ने लगी। पंडित जी पूछे, भाई कहाँ पहुंच रहे हैं? बोला नरक लोक के करीब। बोला ये चीखने चित्कारने की आवाजें कैसी हैं? कि जितने पापी हैं सब नरक में आते हैं और यहाँ उनको उनके पाप का दंड दिया जाता है। पंडित जी बोले चलो देखते हैं। जैसे ही यम का रथ नरक के दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा खुलता है, नरक के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं पंडित जी तो देखते क्या है, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, बेशुमार गंदगी, सीमा नहीं जिसकी, सीमा से पार गंदगी। देखते क्या है कि कोई हाफ पैंट आधा चढ़ाए है, उतरा जा रहा है, कोई शर्ट भी ढंग से नहीं पहन पा रहा है, कपड़े फटे हैं, नुचे हैं, हालत सबकी बेहाल है। खाना लोग खा रहा है तो ऊपर से खा रहा है, पानी डाल रहा है तो ऊपर से पी रहा है, आधा फैल रहा है, आधा बिखर रहा है, कोई ढंग का इंसान नहीं। वहां 2 मिनट पंडित को ठहरना मुश्किल पड़ गया और वहां से चल दिए। पंडित ने देखा कि एक चीज है जो इनके साथ गलत की गई कि इनके हाथ का जो फोल्डिंग पॉइंट है, यानी कि जो कोहनी है वो फोल्ड नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे लकड़ी की एक जो डंडी है वो बांध के रखी हुई है, जिसकी वजह से हाथ फोल्ड नहीं हो रहा है। यानी कि अगर वो पानी पी रहे हैं तो सीधा मुंह में नहीं जा रहा है, ऊपर से डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो पानी फैल जा रहा है। समझ रहे हैं ना? खाना खा रहे हैं तो ऊपर से खा रहे हैं, आधा मुंह में आ रहा है, आधा बिखर जा रहा है। और ये इनके साथ गलत हुआ है, जिसकी वजह से ये सही से रह नहीं पा रहे हैं। पंडित जी बोले कि चलो स्वर्ग चलते हैं। अब स्वर्ग के दरवाजे के जैसे जैसे करीब पहुंच रहे थे पंडित जी को सुखद महसूस हो रहा था। आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर मस्जिद के दरवाजे के जैसे करीब पहुंचते हैं हम, मंदिर परिसर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, हमारी सारी टेंशन, सारी शंकाएं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, हम हल्का फील करने लगते हैं, कंफर्ट फील करने लगते हैं। यस, उसमें ऐसा नहीं होता कि वहां भगवान होते हैं, बल्कि ये होता है कि वहां का वातावरण स्वच्छ होता है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे जैसे पंडित जी स्वर्ग के करीब पहुंच रहे थे, पंडित जी को अच्छा महसूस हो रहा था। स्वर्ग के अंदर दरवाजे में जैसे ही प्रवेश किए, देखते क्या इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर नजारा कि देख करके एकदम प्रसन्न हो गए। पंडित जी की आत्मा खुश हो गई। जगह जगह पे हरियाली, कई कई प्रकार के रंग के फूल, तितलियां उड़ रही हैं, लोग एकदम स्वच्छ तरीके से बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब एकदम सुंदर तरीके से बैठे हैं। कोई किसी को खाना खिला रहा है, तो कोई किसी को कपड़े पहना रहा है, तो कोई किसी को नहला रहा है, तो कोई किसी को पानी पिला रहा है, तो कोई किसी को गीता पढ़ के सुना रहा है, कोई किसी को कुरान पढ़ के सुना रहा है। और इस तरीके से लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहा है। लेकिन पंडित जी ने एक चीज कॉमन देखी कि स्वर्ग में भी लोगों के हाथों में लकड़ी की वो फंटी बंधी हुई थी। हाथ फोल्ड स्वर्ग के लोगों के भी नहीं कर रहे थे, यानी स्वर्ग के जो लोग थे हाथ उनके भी फोल्ड नहीं कर रहे थे, नरक के जो लोग थे हाथ उनके भी फोल्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन नरक में गंदगी मची हुई थी और स्वर्ग में एकदम साफ सुथरा माहौल था, एकदम सुंदर माहौल था, सब खुश थे, सब प्रसन्न थे, सब कामयाबी का जश्न मना रहे थे। लेकिन जब पंडित जी ने फर्क देखा, कॉमन चीज तो देखी कि कॉमन चीज ये है कि दोनों के हाथों में क्या बंधी है? लकड़ी। और जब फर्क देखा तो फर्क ये था कि नरक में सब अपना 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 कर रहे थे। खाना खा रहा था तो खुद खा रहा था, पानी पी रहा था तो खुद पी रहा था, कपड़े पहनने का प्रयास खुद कर रहा था, नहाने का प्रयास खुद कर रहा था। लेकिन नरक में कोई भी अपना नहीं कर रहा था, सब दूसरे की सेवा कर रहे थे, सब दूसरों के लिए जी रहे थे। खाना खिला रहा था तो दूसरे को खिला रहा था। हाथ फोल्ड नहीं हो सकता, अपने मुंह तक निवाला नहीं आ सकता, लेकिन हाथ फोल्ड नहीं हो सकता, दूसरे के मुंह तक तो पहुंचा सकते हैं। भगवान को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, निवाला देते हैं या भगवान को भोग देते हैं, तो हाथ फोल्ड करके नहीं देते, बल्कि हाथ को सीधा करके देते हैं। यस या नो? हाथ को सीधा करके देते हैं और सारे लोग सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को भगवान के रूप में देख के उनकी सेवा किए जा रहा था, और जिसकी वजह से स्वर्ग स्वर्ग बन गया और नरक नरक बन गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि हमारी टीम के अंदर अगर तालमेल नहीं होगा,
कदम से कदम मिलाकर चलने का मतलब अगर लोग एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहा होगा, सीडी अपनी खींच रहा है, पीडी अपनी खींच रहा है, ईडी अपनी खींच रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई किसी के लिए जी नहीं रहा है, तो उस टीम में कामयाबी संभव नहीं है, उस टीम में सफलता संभव नहीं है। वो टीम कभी भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच ही नहीं सकती जिस टीम में तालमेल नहीं होगा, क्योंकि तालमेल नहीं होगा तो प्लानिंग पे आप सटीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और प्लानिंग पे अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो कभी आप कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? अगर आपका काम आपकी प्लानिंग के अनुसार नहीं होगा तो आपकी सक्सेस आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगी, और प्लानिंग के अनुसार काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके साथ काम करने वाले लोगों का तालमेल अच्छा होगा। और शुरुआत किससे होती है? आपसे, क्योंकि आपकी टीम की शुरुआत किससे होती है? आपसे। इसलिए तालमेल की शुरुआत किससे होती है? आपसे। दोस्तों, तालमेल बनता कैसे है मैं आपको बता दूं। तालमेल सिर्फ एक चीज से बनता है, और ये एक चीज अपने अंदर डाल लीजिए, वो है कॉम्प्रोमाइज। किसी ने अगर आपसे कुछ बोल दिया, इग्नोर कर दो। किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया, छोड़ दो उसको। एक ना एक दिन जिसने आपको गलत बोला उसको महसूस होगा, आकर के सॉरी बोलेगा, और आपके जीवन भर का तालमेल आपका एक साथ बना रहेगा, रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी ने आपको गलत बोला और आपने उसको गलत बोल दिया तो जिंदगी भर का बना वो रिश्ता एक सेकंड के अंदर खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, और आपका तालमेल बिखर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो टीम का तालमेल शुरू होता है आपसे, और इन चीजों पे काम सबसे पहले आपको करना होगा। और आप एक टीम के अंदर बैठे हैं, अगर आप लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे का तालमेल अच्छा नहीं होगा तो कोई भी सक्सेस आप अचीव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? टीम में काम करने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत करके आते हैं, नौकरी करने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी जीतते नहीं है। समझ में आ रहा है ना? दुनिया की नंबर 1 की कुर्सी उसी के लिए खाली होती है जो टीम के साथ काम करता है, क्योंकि टीम ही संभव कर सकती है असंभव कार्य को। और आप भी एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप भी एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रखें। छोटी छोटी बातों में आपस में मतभेद ना बनाएं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे वो आपकी टीम हो। अगर चाहते हो सुखद जिंदगी जीना, स्वर्ग की तरह जिंदगी जीना, हर जगह अपने आप को सफल महसूस करना, तो सिर्फ एक ही चीज है जो आपको उसमें सक्सेस बना सकती है, और वो है तालमेल। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? तालमेल। आपका परिवार है, आपके परिवार में विखंडन है, आपके परिवार में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके परिवार में आपस में एक दूसरे के बीच तालमेल नहीं है। यस या नो? आपके समाज में एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, रोज परिवार में समाज में प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि उनका आपस में तालमेल नहीं है। आपकी टीम में अगर एक दूसरे में रोज मतभेद हो रहे हैं तो आपस में तालमेल नहीं है। और ऐसे बहुत सारी टीमें हैं, आप अपने आप को महसूस करिए, इतने सुख शांति से रहते हैं, मस्त रहते हैं। लॉकडाउन के 20 दिन 40 दिन गुजर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपस में तालमेल अच्छा है। लेकिन और अच्छा तालमेल बनाएं, और अच्छा रिलेशन बनाएं, क्योंकि एक साथ अच्छा तालमेल होने से, एक साथ अच्छा रिलेशन होने से जब आप मिलकर के काम करेंगे तो वही आर्मी के कदम होंगे आपके, जहां पड़ेंगे वहां की जमीन हिला डालेंगे। समझ रहे हैं ना? वही कदम होंगे आपके, वही पैर होंगे, जहां पड़ेंगे जमीन हिला डालेंगे। ये होती है टीम की ताकत। तो करेंगे तालमेल के साथ काम? करेंगे काम? फैन बंद कर दीजिए। करेंगे काम? तालमेल के साथ आपको मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करना है। समझ में आ रहा है ना? तालमेल होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर। बंद करने के लिए बोला। चलिए, तो तालमेल के साथ मिलकर के काम करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है टीम भावना। टीम भावना टीम के प्राण होते हैं।
क्या होते हैं? जैसे आदमी के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता अगर उसके अंदर से प्राण निकल जाएं, वैसे ही टीम का कोई अस्तित्व नहीं होता अगर टीम के अंदर से टीम भावना निकल जाए तो। समझ रहे हैं ना? जैसे इंसान के अंदर कोई अस्तित्व नहीं होता अगर उसके अंदर से प्राण निकल जाएं, वैसे ही टीम का कोई अस्तित्व नहीं होता अगर टीम के अंदर से टीम भावना निकल जाए। टीम भावना टीम के प्राण होते हैं। यानी कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य क्या कहलाता है? टीम भावना। निस्वार्थ भाव से, जिसमें किसी का कोई स्वार्थ ना छिपा हो, उसे हम टीम भावना कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टीम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टीम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज आपकी टीम के अंदर नहीं है तो ना ही तालमेल होगा और ना ही अच्छी प्लानिंग पे काम हो पाएगा। और अगर आपकी टीम में तालमेल नहीं है, आपकी टीम में अच्छी प्लानिंग पे टीम काम नहीं कर रही, टीम भावना नहीं है, तो आपकी टीम सफलता के शिखर पर कभी पहुंचने वाली नहीं है। कभी भी आपकी टीम एक बड़ी सक्सेस अचीव करने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ी सक्सेस आप अचीव करें, एक बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, इंस्पिरेशन बने, तो आपको टीम भावना में काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं तो आपको टीम भावना में काम करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टीम वर्क, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको समझता हूं टीम वर्क के अंदर। ये होती कैसे है टीम के अंदर? लोग एक दूसरे के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको तालमेल पे एक कहानी सुनाई, स्वर्ग के अंदर लोग अपने लिए काम नहीं कर रहा था। किसके लिए काम कर रहा था? एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए काम कर रहा था, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उस जगह को ही स्वर्ग बना दिया। अगर आप एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर देंगे, फीलिंग जिस जगह पर, फीलिंग भावनाएं जिस परिवार में, जिस समाज में या जिस टीम में, ये टीम भी हमारा एक परिवार ही है, जिस समाज में, जिस टीम में ये भावना उत्पन्न हो गई कि हम खुश रहें ना रहें, लेकिन हमारे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उस टीम को जीतने से कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? माता पिता तो को देखा है आपने, आपने माँ बाप को देखा होगा। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनको उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया होगा, आप तक पहुंचने नहीं दिया होगा, अपने ऊपर ले लिया होगा, क्योंकि उनका प्रभाव आप पर ना पड़े, आपकी पढ़ाई पर ना पड़े, आपकी कामयाबी पर ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि घर में खाना नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है घर में पैसे नहीं होते, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को कभी बताते नहीं, क्योंकि उनका मनोबल डाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से उनका बच्चा कुछ अच्छा कर पाता है, कुछ अच्छा बन पाता है। इसको कहते हैं निस्वार्थ भाव। समझ में आ रहा है ना? इसको कहते हैं निस्वार्थ भाव। और ये भाव, ये भावना जब किसी टीम में पैदा हो जाती है, एक दूसरे के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए, ये भावना जब किसी टीम में पैदा हो जाती है एक दूसरे के लिए, तो वो टीम कामयाबी की बुलंदी छुएगी छुएगी। ये 100% सत्य है भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जहां कम्युनिटी बन जाए, जहां लोग एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दे, जहां लोग एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दे, जहां लोग एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दे, वहां सक्सेस होती है, वहां अचीवमेंट होती है, वहां लोग सुखी होते हैं, वहां धन की अपार संभावनाएं होती हैं। आप एक टीम बैठे हुए हैं, आप सब एक टीम के मेंबर्स हैं, आप सब आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन टीम भावना में जिस दिन काम करना शुरू कर दिए, इसी लॉकडाउन में सीडी का प्रमोशन हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? ये टीम की भावना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की तकलीफों को समझ के उसके लिए काम करना, इसको हम टीम भावना कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। हम सब 20-25 लोगों का एक ग्रुप है, 20-25 लोगों का एक ग्रुप है। टीम भावना कहती है कि प्लानिंग हुई है सारे लोगों का एक साथ प्रमोशन निकालने की।
लेकिन जहां पर अगर इसी टीम के अंदर लोग एक दूसरे की भावना से काम करना शुरू कर दे, भाई मेरा प्रमोशन हो ना हो लेकिन बिल्डिंग में हर शख्स का प्रमोशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मेरा प्रमोशन हो ना हो लेकिन बिल्डिंग में हर शख्स का प्रमोशन होना चाहिए। एक व्यक्ति ने 20 लोगों की मदद की, भगवान देख रहा है। मैं अगर इस कंपनी में, इस बिजनेस में काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए अगर काम करूंगा, भगवान के पास जाऊंगा, दुआ मांगूंगा, तो सिर्फ एक आवाज पहुंचेगी मेरी कामयाबी की दुआ के लिए। यस या नो? और मैं टीम भावना में अगर काम कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करना, मैं टीम भावना में काम कर रहा हूं, निस्वार्थ भाव से अपने हर डाउनलाइन के लिए जी जान लगा रहा हूं, जी जान लुटा रहा हूं, मैं भगवान से जाकर के सिर्फ एक ही विनती करता हूं कि जाकर के मेरे हर एक डाउनलाइन को स्टार आरडी बना दे। जिस दिन मेरा डाउनलाइन भगवान के पास जाएगा, वो एक ही बात बोलेगा, प्रभु मुझे कुछ देना ना देना, मेरे सीनियर को कामयाब कर दो। 20 दुआएं पहुंचेंगी, एक आवाज से 20 आवाजें ज्यादा तेज होती हैं। इसको कहते हैं टीम भावना की ताकत। समझ में आ रहा है ना? किसी ने कहा है कि किसी की दुआ एक बहुत बड़े डॉक्टर की दवा से भी ज्यादा काम करती है। किसी एक इंसान के द्वारा दिल से दी गई दुआ एक बहुत बड़े डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा से भी ज्यादा कारगर होती है। समझ में आ रहा है ना? टीम भावना वो होती है जहां एक दूसरे के लिए मर मिट जाने की कला होती है। यस या नो? ये होती है टीम भावना। एक दूसरे के लिए मिलकर के काम करना। ये भाई है, ये सोच रहा है कि मेरा प्रमोशन होना हो लेकिन इसका निकलना चाहिए, ये सोच रहा है मेरा होना हो लेकिन इनका निकलना चाहिए। एक दूसरे के लिए सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इसका काम अच्छा चल रहा है, इसका काम नहीं चल रहा है, इसके साथ बैठ करके बात करना कि भाई तेरा काम क्यों नहीं चल रहा, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, तू भी इस तरीके से कर, तू भी बन के खड़ा हो जा। समझ में आ रहा है ना? जहां मैं की जगह हम हो जाए, जहां मैं से पहले तुम हो जाए, वहां टीम भावना पैदा हो जाती है। समझ आ रहा है? आवाज नहीं आ रही? समझ आ रहा है? जहां मैं की जगह हम हो जाए, जहां मैं से पहले तुम हो जाए, वहां क्या हो जाती है? टीम भावना पैदा हो जाती है। वहां टीम भावना पैदा हो जाती है, वहां सफलता आनी शुरू हो जाती है, वहां खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, वहां प्रमोशंस होने शुरू हो जाते हैं, वहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना शुरू हो जाते हैं, वहां असफलता नाम की चीज खत्म हो जाती है, वहां परेशानी नाम की चीज कम हो जाती है, जहां टीम भावना पैदा हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? जिस परिवार में लोग एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दें, एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दें, उस परिवार से कलेश खत्म हो जाता है, वो परिवार तरक्की करने लगता है। वैसे ही जिस टीम में लोग एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दें, उस टीम की असफलताओं का जो दौर होता है वो दूर हो जाता है, सफलता का दौर शुरू हो जाता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप टीम भावना में काम करते हैं? करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ये भी शुरुआत किससे होती है? किससे शुरुआत होती है? मैंने आपसे बोला कि आपकी टीम की शुरुआत आपसे होती है, तो टीम में हर वो चीज जो आप डालना चाहते हैं उसकी शुरुआत भी किससे होगी? आपसे होगी। समझ में आ रहा है ना? तो टीम भावना में काम करना शुरू करें, टीम भावना में एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करें, आपकी तरक्की आपके हाथ में होगी। समझ में आ रहा है ना? अब आगे हम बात करते हैं तीन ऐसे रीजन पे जो टीम के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन रीजन के बिना आपकी टीम एक विशाल टीम नहीं बन सकती, बड़े बड़े चीजें अचीव नहीं कर सकती, बड़े बड़े अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकती। वो तीन रीजन है: प्रोफेशनल रीजन, कल्चरल रीजन, इमोशनल रीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल रीजन पर। किस पे? प्रोफेशनल रीजन पर। प्रोफेशनल रीजन, आपने प्रोफेशनल रीजन का मतलब होता है ये प्रोफेशन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? प्रोफेशन से जुड़ा होता है, यानी कि फॉर्मली जुड़ा होता है। आपने बहुत सारे दुकानदार को देखा होगा। दुकानदार क्या करते हैं, शॉपकीपर क्या करते हैं, ये सुबह उठेंगे, फ्रेश होएंगे, रेडी होएंगे, अपनी दुकान पे जाएंगे, सबसे पहले दुकान की साफ सफाई करेंगे, और साफ सफाई करने के बाद फिर दुकान को अच्छे से
पूजा वूजा करेंगे, उसमें सुगंधित अगरबत्ती वगैरह लगाएंगे और उसके बाद कस्टमर आएगा तब उस पे काम करेंगे। समझ रहे हैं ना? तब उस पे काम करना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं प्रोफेशनल रीजन। समझ रहे हैं ना? वैसे ही आपके प्रोफेशन में, आपकी इंडस्ट्री में, आपकी टीम में ये रीजन कैसे काम करेगा, यानी कि आप जब काम करना शुरू करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस की ड्रेस कोड में जाएं, अच्छे कपड़े में जाएं, अच्छी ड्रेस कोड में रहें, अपने आप को फॉर्मल रखें, अप टू डेट रखें, क्लीन रखें। यस या नो? तो आप लगेंगे कि आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। यस। अब पता चला दाढ़ी होगी लंबी लंबी, चल दिए ऑफिस, मजा आएगा? नहीं। आप अप टू डेट रहें, तब आपको लगेगा कि आपको खुद महसूस होगा कि आप प्रोफेशनल रीजन में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रोफेशनल रीजन आपकी टीम में होना चाहिए। आपका हर बंदा, आपकी टीम का हर शख्स, आप जितने लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं, आपके साथ मिलकर के काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रोफेशनली तरीके से रहना शुरू कर दे, एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल तरीके से मिलना जुलना शुरू कर दे, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दे। आप दुकान पे गए होंगे, छोटी सी दुकान की बात कर रहे हैं, आप तो एक बहुत बड़े बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई साहब। छोटी सी दुकान की बात कर रहे हैं जहां इंसान 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए बैठा होता है, उस दुकान की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? देखो कौन सा गेट खड़खड़ा रहा है। छोटी सी दुकान की हम बात कर रहे हैं जहां लोग 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए बैठा होता है, उस दुकान की बात कर रहे हैं। बंदा जब दुकान पे बैठा होता है, कस्टमर आ जाए, कस्टमर कितनी भी गलत बात क्यों ना बोल दे, लेकिन दुकानदार कभी गलत बोलता है क्या? दुकानदार प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बोलेगा कि भैया आपको नहीं खरीदना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आपकी पसंद का चीज ला करके हम जरूर रखेंगे। यस या नो? ये प्रोफेशनल रीजन है, ये प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। आप तो एक बहुत बड़े बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज आप अचीव करने वाले हैं, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हैं। आपको प्रोफेशनल रीजन अपने अंदर अप्लाई करना होगा। आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपके बातचीत करने का तरीका प्रोफेशनल होना चाहिए। गांव में कैसे बात करते थे भूल जाइए, गांव की लैंग्वेज को भूल जाइए, आप अपने तरीके से बात करना शुरू करिए। गांव में कैसे कपड़े पहनते थे, आज से पहले कैसे कपड़े पहनते थे भूल जाइए। आज आप जिस तरीके से रहते हैं, प्रोफेशनल जो तरीका है रहने का, उस तरीके से रहना शुरू करिए। पहले लोगों से कैसे मिलते थे वो भूल जाइए, आज लोगों से कैसे मिलना है, एक प्रोफेशनल मिलने का तरीका, उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। हाय हेलो करके लोगों से मिलना शुरू करिए, लोगों से मिलते ही हैंडशेक करिए। पहले की तरह नहीं, गाँव में जैसे हम लोग मिलते हैं, कायरे का हाल चाल है, सीधा गाली देकर के शुरुआत करते हैं। यस। लेकिन वो तरीका भूल जाइए, उसको अपनाना छोड़ दीजिए। प्रोफेशनली बेस पे काम करना शुरू करिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई। आने वाले टाइम में आप महीने का लाखों रुपए कमाने वाले हैं, आपके साथ हजारों लोग काम कर रहे होंगे जो आपको देख के काम कर रहे होंगे। और जब ये प्रोफेशनल रीजन आज से आप अप्लाई करेंगे, तो आपकी टीम में प्रत्येक व्यक्ति इसको अप्लाई करना शुरू कर देगा और एक सुंदर सी टीम बनकर के तैयार होगी। जिस टीम के किसी भी सदस्य से कोई भी व्यक्ति मिल जाए, चाहे ग्लेज का या बाहर का कोई भी व्यक्ति मिल जाए, वो व्यक्ति यही बोलेगा, यार बंदा तो दमदार है। यस या नो? यस या नो? तो इस रीजन को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि आपकी जिंदगी की शुरुआत किससे होती है? आपके सक्सेस की शुरुआत किससे होती है? आवाज नहीं आ रही, किससे होती है? आपके जीवन की शुरुआत किससे होती है? आपके बिजनेस की शुरुआत किससे होती है? आपकी कामयाबी की शुरुआत किससे होती है? आपसे होती है। इसलिए इस रीजन को सबसे पहले अप्लाई किसके ऊपर करना होगा? अपने आप के ऊपर करना होगा। प्रोफेशनली तरीके से रहना शुरू कर दें। मैं नहीं कहता हूं कि आप रूम में रहते हैं 24 आवर फॉर्मल ड्रेस पहने, लेकिन अच्छे से रहें। प्रोफेशनली लैंग्वेज का उपयोग करें, गांव की भाषा में बात करना शुरू ना कर दें। समझ रहे हैं ना? प्रोफेशनल लैंग्वेज का उपयोग करें, प्रोफेशनल चाल ढाल होनी चाहिए, उठक बैठक प्रोफेशनल होनी चाहिए, खाना खाने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जिससे कि लोग आपको देखे तो बोले वाह क्या बंदा है यार। समझ रहे हैं ना? अगला है कल्चरल रीजन। कल्चर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को हम क्या कहते हैं? कल्चर। और ये कल्चर का होना अति आवश्यक है। क्यों? हमारे पिताजी अपने पिताजी के पैर हमारे सामने क्यों छूते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं समाज में जब जरूरत पड़े हमारा बेटा हमारे पैर छुए। इसको क्या कहते हैं? कल्चर।
हमारे अंदर वो चीज कहां से आई? हमने अपने पिताजी से देखी। हमारे पिताजी लोगों से जैसे बात करते होंगे, हम लोगों से वैसे ही मिलते होंगे। यस या नो? हमारे पिताजी, आपने बहुत सारा गांव में सुना होगा कि बेवड़े का लड़का बेवड़ा ही हो जाता है, गंजेड़ी का लड़का गंजेड़ी हो जाता है, सुना है ना? मास्टर का लड़का मास्टर, फौजी का लड़का फौजी, सुना है ना? क्यों? कल्चर है। लेकिन कुछ लोगों ने बदला है उसको। हमें भी अपने आप के अंदर, अपनी टीम के अंदर एक सुंदर सा कल्चर डेवलप करना है। वो कल्चर कैसा होना चाहिए? लोगों से मिलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रिस्पेक्ट करो। सबसे कल्चर का सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो कदम है, वो ये है रिस्पेक्ट। आप छोटे से मिलें, आप बड़े से मिलें, अपने उम्र से छोटे से मिलें, अपनी उम्र से बड़े से व्यक्ति से मिलें, अपने कद में छोटे बड़े से मिलें, आप किसी भी व्यक्ति से मिलें, महिला से या जेंट्स से या बच्चे से, किसी से भी मिलें, आप रिस्पेक्ट से बात करें। ये आपका कल्चर का सबसे इनिशियल फेस है, पहला कदम है। ये दर्शाता है कि आपकी जो पालन पोषण है वो आपका कैसा हुआ है। समझ रहे हैं ना? और आपने ये तो सुना ही होगा कि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। इज्जत देने से इज्जत मिलती है। आप कितने भी बड़े ओहदे पर, बड़े लेवल पे पहुंच जाएं, अगर आप अपने डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। आप गांव समाज में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, छोटा सा बच्चा है, 4 साल 5 साल का, आपने बोला करे तो भी बोलता है बता रे, है ना? और फिर हम बोलते हैं कैसे? क्या संस्कार दिए हैं माँ बाप ने? अपने ऊपर अप्लाई करो। आपके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि अपने से छोटों से करे करके बात करो। हेलो, ये कल्चर है। क्या है? कल्चर है। आप जिसको जैसी इज्जत देंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसी ही इज्जत देगा। रिस्पेक्टफुली आप किसी से भी बात करो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, आप मुस्कुरा करके उससे बात करिए, 2 मिनट के अंदर उसका गुस्सा 80% डाउन हो जाएगा। भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? तो एक गुड कल्चर डेवलप करें। एक दूसरे से, आपसे, चाहे आपके बराबर का व्यक्ति हो, चाहे आपसे छोटा व्यक्ति हो, चाहे आपसे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो लेवल में हो, चाहे वो कद में हो, उम्र में हो, जाति में हो, कलर में हो, कैसा भी हो, रिस्पेक्ट बराबर मिलनी चाहिए। क्योंकि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। इज्जत देने से इज्जत मिलती है। यस या नो? अगर आप लोगों को इज्जत देना शुरू करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। और इज्जत सिर्फ फॉर्मेलिटी में नहीं, हार्टली देना शुरू करिए, दिल से देना शुरू करिए। जिस दिन आप दिल से किसी को एक बार रिस्पेक्ट कर देंगे ना, मेरे भाई, आप ईमानदारी से बोल रहा हूं, वो इंसान जिंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इस रिस्पेक्ट फॉर्मेलिटी से नहीं, हार्टली देना शुरू करिए। जब आप दिल से रिस्पेक्ट देना लोगों को शुरू करेंगे तो आप जीवन में अपने आप सफलता के शिखर पे पहुंचते चले जाएंगे। लोग आपको खुद सपोर्ट करेगा यार, लोग आपको खुद सपोर्ट करेगा, लोग आपको खुद इंप्रूव करेगा, लोग आपको खुद आगे बढ़ाएगा, पुशअप करेगा कि चलिए सर आप आगे चलिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो व्यक्ति आपको इसलिए पुशअप कर रहा है क्योंकि आपने उसको समझा है, उसकी क्वालिटी को समझा है। तो इसलिए आप अपने अंदर एक अच्छा कल्चर डेवलप करें, तभी आप अपनी टीम के अंदर एक अच्छा कल्चर डेवलप कर सकते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलें, अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करें। अगला है इमोशनल रीजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपने कई बार देखा होगा, कई सारे जो पिता होते हैं वो अपने बेटे के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, बहुत सारी संपत्ति खर्चा कर देते हैं, लेकिन बेटा क्या करता है कि अय्यासी में उसको उड़ा देता है और नाकामयाब हो जाता है। तो वो पिता क्या हो जाते हैं? इमोशनल हो जाते हैं। यस या नो? और मैं आपको बता दूं, जिस लड़के ने अपने माता पिता को रुलाया, जो व्यक्ति अपने माता पिता को खुश ना रख पाया, उनको रुलाया। रुलाना मजबूरी में नहीं है, मजबूरी में कभी कभी हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हो पाती, हमने मेहनत की होती है, लेकिन फिर भी हम फेल हो जाते हैं और उसकी वजह से दुखी हो जाते हैं हमारे माँ बाप। वो नहीं, जानबूझकर माता पिता हमें पैसा दे रहे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, फीस के लिए पैसा दिया, दारू में उड़ा दिया, फीस के लिए पैसा दिया, लड़की में उड़ा दिया, फीस के लिए पैसा दिया, पार्टी में उड़ा दिया, पढ़ने के लिए पैसा दिया, टाइम दिया, जाकर के दोस्तों के साथ पब में घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। माता पिता ने हमें यहाँ काम करने के लिए भेजा, हम यहाँ फालतू का दिमाग लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी परिस्थिति में जब हम नाकामयाब होकर के घर पहुंचेंगे ना, तो इमोशनल हो जाते हैं लोग। अभी एक मजबूरी है, अभी एक मजबूरी है, लेकिन जब लोग जानबूझकर नाकामयाब होते हैं तो पिता क्या हो जाते हैं?
इमोशनल हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका लड़का बहुत अय्याश था, डेली दसियों हजार रुपए लड़कियों के ऊपर दारू में पब में उड़ा देता था। सेठ बहुत दुखी होता था। एक दिन सेठ ने पैसा देने से मना कर दिया। लड़का गुस्सा गया। लड़का बोला, ये सब तेरे मरने के बाद पिताजी है तो मेरा ही। बोला, हाँ तेरा ही है सब, लेकिन अभी सब कुछ मेरा, हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे। लड़का जिद करने लगा। सेठ ने बोला, एक कंडीशन पे देंगे, आज सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, जाओ 1 रुपया अपनी मेहनत का कमा करके हमें दो आकर के, सिर्फ 1 रुपया। किसी से चोरी मत करना, किसी से छीनना मत, किसी से मांगना मत, किसी का उठाना मत, अपनी मेहनत से कमा करके दो। लड़का बोला, इतनी सिंपल सी बात। चला गया। उस सेठ को शहर का हर व्यक्ति जानता था, हर व्यक्ति जानता था। लड़का हर दुकान पे गया, हर जगह गया, काम मांगा, लोगों ने नहीं दिया। लोगों ने बोला, साहब 1 रुपया नहीं 1 लाख ले जाओ, लेकिन आपसे काम करवा के हम अपनी सामत थोड़ी ना माल लेके आएंगे। समझ रहे हैं ना? लोगों ने काम नहीं दिया। थक हार करके एक मंदिर पे जाकर के गिर पड़ा, सो गया वहां बैठे बैठे। एक व्यक्ति आया जिसने देखा, जाते समय बैठा था, आते समय भी बैठा। उसने 1 रुपया उसके गद्दी पे, हाथ पे रख दिया। जैसे उस लड़के की आंख खुली, भागता हुआ अपने बाप के पास पहुंचा। बोला, पिताजी आपके कहे अनुसार ना तो किसी से मांगा, ना किसी से छीना, ना किसी का चुराया, ईमानदारी का 1 रुपया कमा के लेके आए। पिताजी ने वो पैसा लिया, कुएं में फेंक दिया। लड़का इतना गुस्सा हुआ, बोला, तुम्हें 2 पैसे की अकल है कि नहीं है? दिन भर की कमाई थी मेरी 1 रुपया, 1 सेकंड में तुमने कुएं में फेंक दिया। बाप बोला, बेटा यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं। तेरी तो दिन भर की सिर्फ 1 दिन की कमाई तूने बर्बाद की, मेरे ना जाने कितने दिन के खून पसीने की कमाई तूने जाकर के अय्याशी में बर्बाद की। तो सोच करके देख मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। इसको कहते हैं इमोशनल रीजन। और ऐसा इमोशन ना तो कभी अपने पेरेंट्स के मन में पैदा होने देना, और ऐसा इमोशन ना ही कभी अपने अपलाइन के मन में पैदा होने देना। क्योंकि आपके माता पिता आपको अच्छा कल्चर देते हैं, लेकिन आपका अपलाइन आपको अच्छा जीवन देता है। समझ में आ रहा है ना? माता पिता हमें पैदा करके पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, लेकिन हमारा अपलाइन हमारी सोच को बड़ा करके हमें जीवन में बड़ा करता है। समझ में आ रहा है ना? माता पिता हमें शिक्षित करते हैं और अपलाइन हमें सक्सेस करता है। समझ में आ रहा है ना? माता पिता हमारे पीछे शिक्षित करने के लिए, समाज में खड़े होने के लिए अपना स्वार्थ सेवार्थ दोनों लगाते हैं, लेकिन हमारा अपलाइन अपना सर्वस्व लगा देता है हमें सक्सेस करके खड़ा करने के लिए, हमें जीवन में कुछ बनाने के लिए। यस या नो? तो ना तो माँ बाप के मन में, ना ही अपलाइन के मन में ऐसा इमोशनल रीजन, ऐसा इमोशन कभी भी पैदा ही मत होने देना। अगर आपका अपलाइन, आपके ऊपर का व्यक्ति आपके गलत एक्टिविटी की वजह से, आपके गलत काम की वजह से, आपकी नाकामयाबियों की वजह से अगर इमोशनल हो गया, अगर वो दुखी हो गया, तो ये सबसे बड़ा श्राप होगा आपके जीवन के लिए भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? तो ये इमोशनल रीजन कभी पैदा ही मत होने देना अपनी टीम में। जिस तरीके से, और देखो शुरुआत मैंने क्या बोला, शुरुआत किससे होती है? आपसे। अगर आप अपने अपलाइन की खुशियों के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपकी खुशियों के लिए काम करना शुरू करेगी। यस या नो? आप अपनी अपलाइन की खुशियों के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपकी खुशियों के लिए काम करना शुरू करेगी, और इसी को कहते हैं रिसाइकल बिन। समझ में आ रहा है ना? और लोग जब इसमें काम करना शुरू करता है तो एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा बिजनेस डेवलप होता है, एक अच्छी टीम डेवलप होती है। समझ में आ रहा है ना? अब हम बात करेंगे आगे 5 ऐसी क्वालिटी पर जो टीम के अंदर नहीं होनी चाहिए। 5 ऐसी चीजें जो टीम के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये टीम के अंदर है तो टीम बिखर जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सबसे पहला, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग, ये टीम के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग अगर आपकी टीम के अंदर है तो आप कभी भी अपनी टीम को डेवलप ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति खुद कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता, तो अपनी टीम में कैसे प्रभाव डालेगा? वो कहा गया है ना कि तालाब में एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। वैसे ही एक नेगेटिव आदमी पूरे टीम में नेगेटिव माहौल क्रिएट कर देता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को कभी भी टीम में रखना नहीं चाहिए।
एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं और इससे आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स से क्या मिलेगा और पॉजिटिव थॉट्स से क्या मिलेगा। एक छोटी सी कहानी मेरे YouTube चैनल पे भी पड़ी हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। नकारात्मक सोच टीम में नहीं होनी चाहिए और सकारात्मक सोच का ही टीम में डेवलप होना चाहिए। इन दोनों चीजों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार की बात है, एक राजा होता है। एक राजा होता है जो एक पैर से विकलांग होता है। क्या होता है? एक पैर से विकलांग होता है। और एक दिन वो अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाता है। एक दिन वो अपने राज्य की गली में चलते चलते जाता है, अपने पूर्वजों की फोटो देखता है तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूर्वज है। फिर उसके मन में आता है कि मेरे ना रहने के बाद मेरी भी एक फोटो ऐसी लगेगी इधर, तो मेरे जो संतान है वो मुझ पे कैसे गर्व महसूस करेंगे। ये तो बड़े शानदार एकदम प्रतापी लग रहे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, ये तलवार ताने खड़े हैं, लोग देख करके अट्रैक्टिव हो जाता है। हम तो विकलांग है, हैंडीकैप है। हेलो, उसके मन में आया कि कोई सुंदर सी तस्वीर बनवाते हैं। अपने राज्य के सारे पेंटरों को बुला लिया, जितने पेंटर थे सबको बुला लिया और सबसे बोला कि आपको मेरी एक ऐसी तस्वीर बनानी है जिसको देख करके लोगों को लगे ही ना कि मैं विकलांग हूं। समझ में आ रहा है? और ये तस्वीर जो बना लिया उसको एक अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा और जिसने गलत बनाया, जिसने विकलांग दिखा दिया, उसको मौत भी मिल सकती है। तो नकारात्मक सोचने वाले पीछे हट गए। वो सोचे यार ये तो हैंडीकैप है, ये तो विकलांग है, इसका विकलांग वाला पैर कहां लेके जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल चलने लग गए कि विकलांग वाला पैर तो आएगा ही आएगा, अगर गलती से आ गया तो मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हजारों सवाल उनके दिमाग में पैदा हो गए। उधर ही एक पेंटर था जिसने उंगली उठाई, साहब मैं करने के लिए तैयार हूं। राजा बोला सोच लेना, आप तस्वीर ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उपहास हमारा उड़ा यानी कि हंसी अगर हमारी उड़ी उस तस्वीर को देख के तो मार दूंगा मैं तुम्हें। बोला महाराज बिल्कुल, मुझे कुछ समय चाहिए। हेलो, मुझे कुछ समय चाहिए, अगर ऐसा हो तो आप मार देना मुझे। वो गया, कुछ समय सोच करके उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया। लगभग एक आध महीना टाइम निकल जाने के बाद जैसे राजा की राज्यसभा लगी थी, वो पेंटिंग लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा। जैसे ही वो पेंटिंग दरबारियों ने देखा, पेंटिंग राजा के सभासदों ने देखा, राजा की मंत्रियों ने देखा, देखते ही देखते अचंभित रह गए। राजा ने देखा, राजा खड़ा हो गया, इतनी सुंदर तस्वीर, खड़ा हो गया, इतनी सुंदर तस्वीर। राजा एकदम सोचने पे मजबूर हो गया कि यार तूने ये सब किया कैसे। उसमें उस लग ही नहीं रहा था कि राजा हैंडीकैप है, एक पैर से विकलांग है। जानना चाहते हो वो तस्वीर कैसी थी? जानना चाहते हो? उस पेंटर ने दिमाग लगाया, सकारात्मक सोचा। देखो पॉजिटिव थिंकिंग में ताकत कितनी होती है, सोचो। उसने पॉजिटिव सोचा, बोला राजा केवल एक पैर से विकलांग है। उसने राजा को घोड़े पे बैठा के दिखाया। राजा के दोनों हाथों में तीर और कमान है, राजा तीर और कमान को खींचे है और इस तरीके से तीर कमान को और ऐसे घोड़े पे बैठा है। ये वाला पैर सही है, ये वाला पैर फ्रंट में रखा, ये वाला पैर घोड़े के पीछे दबा दिया और तीर और कमान को खींच करके रखा हुआ है और शिकार करने के लिए तैयार है। राजा का हैंडीकैप पैर दिखाई दिया? दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। यानी कि राजा की उस कमी को छोड़ करके उसने राजा की सही चीजों को परखना शुरू किया। उसने बोला, उसने सोचा कि राजा साहब पूछे कि ये आपने कैसे किया। राजा जैसे ही वो पेंटर बोला राजा साहब मैंने सिर्फ एक चीज सोची कि आपका सिर्फ एक पैर हैंडीकैप है, बाकी पूरा शरीर एकदम सही है। अगर हम आपकी कमी को इग्नोर करना शुरू करें तो कोई ना कोई तो तरीका निकल ही आएगा। और मेरे दिमाग में ये चित्र आ गया और मैंने आपकी तस्वीर बना दी। इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जैसे कि अदर पेंटर नेगेटिव सोच रहे थे तो एक ने नेगेटिव सोचा, एनवायरमेंट पूरे माहौल पे पड़ गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि एक गिलास पानी में अगर एक बूंद कलर का डालो तो पानी क्या हो जाएगा? एक गिलास पानी में अगर एक बूंद जहर डाल दो तो पानी क्या हो जाएगा? वैसे ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। अगर लोग नकारात्मक सोच रहा है, एक व्यक्ति सोच रहा है तो वो एनवायरमेंट पूरी
टीम में जाएगा। लेकिन उस एक व्यक्ति ने पॉजिटिव सोचा तो उसने पुरस्कार जीत लिया, बाकी लोगों ने नेगेटिव सोचा, वो हार गए। यानी कि अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं या आपकी टीम में लोग नकारात्मक सोच रखते हैं तो ना तो आप कभी जीत सकते हैं, ना ही आपकी टीम कभी जीत सकती है। और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आपकी टीम में लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। आपकी टीम का हर सदस्य अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। समझ में आ रहा है ना? अगला पॉइंट, एटीट्यूड यानी कि नजरिया। नेगेटिव नजरिया आपकी टीम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टीम में लोगों का नजरिया ही नेगेटिव है तो आपकी टीम कभी भी ग्रोथ करने वाली नहीं है। नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा है नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। समझ में आ रहा है ना? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपकी दृष्टि जैसी होगी, आपकी नजर जैसी होगी, आपका नजरिया जैसा होगा, ये दुनिया आपको वैसी नजर आने वाली है। जैसे कि आप सबने ग्लेज को अपने फ्यूचर के रूप में देखा तो ग्लेज में आपको आपका फ्यूचर नजर आया। बहुत सारे लोगों ने ग्लेज को अलग अलग तरीके से देखा तो उनको वैसी उसी तरीके से ग्लेज नजर आई। समझ में आ रहा है ना? आप जिस तरीके से जिस चीज को देखते हैं आपको वो चीज वैसी नजर आती है। आप मेरे अंदर अच्छाइयां देखते हैं, मैं आपको अच्छा लगता हूं। आप मेरे अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर दीजिए ना, हजारों कमियां मिलेंगी और आप मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। तो यह आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नजरिया किसी चीज के प्रति कैसा है, वो चीज आपको वैसा ही प्रभाव देने वाली है। समझ में आ रहा है ना? कंपनी के प्रति आपका, आपकी टीम का नजरिया, एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, गारंटेड आप जो चाहोगे आपको कंपनी से वो मिलेगा। और कंपनी के प्रति आपका, आपकी टीम का नजरिया अगर नेगेटिव है तो आप चाहे कुछ भी चाह लो, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ भी चाह लो, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी टीम की सक्सेस के लिए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहां शेयर करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, छोटी सी कहानी से। और ये कहानी भी मुझे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की जिसको बिजनेस में लॉस हो जाता है। ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है जिसको बिजनेस में लॉस हो जाता है और वो अपनी 4 व्हीलर लेकर के लॉन्ग ड्राइव पे निकल चलता है। चलते 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 सुनसान डगर थी, एक बहुत बड़ा पुल था, उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई। अभी वो कड़क धूप में गाड़ी से बाहर निकला, भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। कड़क धूप में गाड़ी से बाहर निकला, भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। हे प्रभु, तुझे मेरे ही साथ आज ही सारी समस्याएं देनी थी। सब देते हैं, प्रॉब्लम आ जाए सबसे पहले गाली किसको देते हैं? किसको देते हैं? उसी को, ऊपर वाले को। सारी समस्याएं मेरे हिस्से में डालना शुरू की थी, वो भी देना शुरू कर दिया। पहले तो कंपनी में लॉस, उसके बाद गाड़ी पंक्चर, उसके बाद उसने क्या किया, टूल्स निकाले, टायर खोला, टायर खोल के बोल्ट अलग रखे, टायर अलग रखा, डिग्गी से जैसे ही दूसरा टायर निकाला, बोल्ट पे पैर पड़ा, पैर फिसला, खुद गिरा, 4 के चारों बोल्ट नदी में चले गए। अब समस्या और गंभीर, अब समस्या और गंभीर। जब बोल्ट ही नहीं है तो टायर कसेंगे कहां से? अब परेशान धूप में बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा, घंटों 2 घंटों बीत गए, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। तभी एक किसान चलते चलते हाथ में गाना गुनगुनाते हुए, हाथ में डंडा लिए चला आ रहा है। बोला, वो इंसान बोला, भैया इधर आसपास कोई मैकेनिक की दुकान है? किसान बोला, साहब लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब वो सर पे हाथ रखे इस तरीके से बैठ गए, हे भगवान क्या करेंगे अब? किसान बोला, साहब हुआ क्या है, बताएंगे? तो बोला, यार ऐसी ऐसी बात हो गई, टायर खोला, 4 के चारों बोल्ट नदी में चले गए। अब 10 किलोमीटर दूर दुकान है, जाएं तो जाएं कैसे? किसान थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद बोला, साहब समाधान मिल गया। बोला, क्या? बोला, 3 टायर में 4-4 बोल्ट लगे हैं, तीनों से एक एक खोल लो, चौथे में कस दो। हेलो, तीनों से एक एक खोल लो, चौथे में कस दो, आराम आराम से चले जाओ। 10 किलोमीटर नहीं, गाड़ी 100 किलोमीटर चली जाएगी, जहां मैकेनिक की दुकान मिले लेकर के चारों कस देना। अब वो आदमी परेशान,
बोला साला हम 2 घंटे से सोच रहे, मेरे दिमाग में क्यों नहीं ये विचार आया? हेलो, बोला हम 2 घंटे से सोच रहे, मेरे दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया? उसने किसान से पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ? उसने बोला साहब छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन बोलना जरूर चाहूंगा, आपने पूछा है। आप समस्या पे ध्यान दे रहे थे तो आपको समस्या नजर आ रही थी, मैंने समाधान पे ध्यान दिया तो मुझे डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर कि आपका एटीट्यूड है कहां, नेगेटिव है या अगर आपका या आपकी टीम का एटीट्यूड कंपनी के प्रति, कंपनी के काम के प्रति, कंपनी के प्लान के प्रति, कंपनी के अपलाइन के प्रति अगर नेगेटिव होगा तो आपको कभी भी समाधान मिलने वाला नहीं। और आपकी एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा इन सारी चीजों के प्रति तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा और आप हंसते हंसते उसको फेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगला आता है लोएस्ट एनर्जी, यानी कि कम ऊर्जा, मुरझाई हुई ऊर्जा। समझ में आ रहा है ना? ढीला ढाला व्यक्ति, लुल्ल व्यक्ति, बेकार आदमी, देखे ना बहुत सारे लोग, कितना भी उनको चार्ज करने की कोशिश कर लो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके डीएनए में ही नेगेटिविटी घुसी होती है। ऐसे आदमी को रखो ही मत। ऐसे आदमी अगर आपकी टीम में रहेंगे, आपके अगल बगल में रहेंगे, अपने जैसा आपको ही बना देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हाईएस्ट एनर्जी यानी जोशीले व्यक्ति होनी चाहिए, पावरफुल व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति होने चाहिए। सबसे पहले वो एनर्जी बनने की, वो एनर्जी, पागलपन, वो ऊर्जा आपके अंदर होना चाहिए, तभी तो आपकी टीम के अंदर होगी। क्या आपके अंदर है? है वो ऊर्जा? अगर वो ऊर्जा आपके अंदर है तो ऊर्जा आपके प्रत्येक डाउनलाइन के अंदर होगी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होगी। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी लो ऊर्जा वाले व्यक्ति के आसपास रहना ही नहीं है अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं तो। समझ में आ रहा है ना? और ये बात आपको हर जगह काम देगी, चाहे आप यहां रह के काम करें, चाहे आप बाहर फील्ड में रह के काम करें। समझ में आ रहा है ना? और आज ये ट्रेनिंग मैं आपको इसी मकसद से दे रहा हूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के काम करें, अगर इन बातों को अगर अच्छी तरीके से फॉलो करके आपने काम कर लिया तो सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है। समझ में आ रहा है ना? अगला पॉइंट है वो है मुरझाया हुआ चेहरा। मुरझाया हुआ चेहरा आपकी टीम में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मुरझाया हुआ चेहरा आपकी टीम में नहीं होना चाहिए। हंसता खिलता हुआ चेहरा आपकी टीम में होना चाहिए। यानी आपके अंदर या आपका या आपकी टीम में किसी भी शख्स का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए। कोई मुरझाए हुए फूल को पसंद करता है क्या? नहीं। और हम तो ऐसा बिजनेस करते हैं, अगर मुस्कुराएंगे नहीं तो आदमी देखेगा ही नहीं हमें। समझ में आ रहा है ना? हमारी स्माइल में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई होती है भाई साहब। यस या नो? किसी भी इंसान पे, मतलब किसी भी लड़के पे या किसी भी लड़की पे पहला इंप्रेशन आपकी मुस्कुराहट का पड़ता है। चाहे पटाने जाओ लड़के को, चाहे पटाने जाओ लड़की को, अगर आप मुस्कुराओगे नहीं तो देखने वाली ढीले ढाले। अब कोई आदमी आपके यहाँ पार्टी चल रही बड़ी शानदार, कोई आदमी भागता भागता आया, ऐसे हाथ सर पे हाथ रख के बैठ गया, हाय दैया मर गए, क्या होगा पार्टी का? पार्टी खत्म, सब पहुंच जाएंगे, क्या हुआ भाई, क्या बिगड़ा, किसने बिगाड़ा? अब बोले नहीं कुछ नहीं। फिर पूछे क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। अरे बताओ तो? बोला कुछ नहीं। अरे बोलो यार? बोला कुछ नहीं। अरे बोलो यार? बोला कुछ नहीं। जितने थे सब गुस्सा हो गए, बोला बोलो यार, दिमाग खराब कर दिए यार, पार्टी चल रही इतनी अच्छी खासी। बोला कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। पार्टी इतना शानदार, मूड सब खत्म। समझ में आ रहा है ना? यानी कि मुरझाया हुआ चेहरा एक तरीके से जहर का काम करता है टीम में सीधा। समझ में आ रहा है ना? एक छोटी सी कहानी यहां भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और ये आपको YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, आने वाले टाइम में मिलेगी जरूर। समझ में आ रहा है ना? एक राजा के यहाँ एक मंत्री काम करता था, और उस मंत्री से गलती हो गई, राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। राजा ने फांसी की सजा सुना दी, और वो फांसी की सजा उस मंत्री को उसके सामने नहीं बोली गई। गलती हो गई, उसको राजा ने अपने घर से बाहर निकाल दिया, काम से बाहर निकाल दिया, महल से बाहर निकाल दिया।
लेकिन वो घर जाने के बाद अगले दिन उसका बर्थडे था, तो उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, अपना बर्थडे मना रहा था, म्यूजिक बज रहा था, शानदार दारू सारू रखी थी, मुर्गा उर्गा बन रहा, 56 भोग बढ़िया बन रहा था और लोग डांस कर रहे थे, उसके दोस्त डांस कर रहे थे। तभी राजा ने सेनापति को बोला सेनापति जाओ मंत्री से जाकर के बोल दो, मंत्री आज शाम को 6 बजे तुम्हें फांसी होगी। सेनापति गया, चलते पार्टी में जाकर के बोल दिया, मंत्री आज शाम को तुझे फांसी दी जाएगी, राजा साहब का ऑर्डर है। म्यूजिक बंद, खाना बनना बंद, दोस्तों का नाचना बंद, दारू के गिलास छूट गए, नीचे गिर गए, सारे के सारे दोस्त सर पे हाथ रख के बैठ गए, ये क्या हो गया। इतनी उम्मीद नहीं थी राजा साहब से। उस मंत्री ने किया, बोला ठीक है। मंत्री ने बोला धन्यवाद आपका, जो आपने 6 बजे तक का समय दिया। बोला कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे हम प्रेजेंट हो जाएंगे। और दोस्तों से बोला यारो नाचो गाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त नहीं माने, बोला एक बात बताओ क्या चाहते हो। हम देखो तुम रोगे फांसी तब भी 6 बजे मिलने वाली है, और हमारे साथ नाचोगे तब भी मिलने वाली है। तुम्हारा बचा हुआ 4 घंटा बर्बाद करना चाहते हो। सारे दोस्त फिर से पार्टी शुरू, सैनिक परेशान। सेनापति गया राजा के पास, बोला राजा साहब बोल दिया लेकिन मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी नाच रहा है। राजा परेशान, राजा बोला रथ निकालो हम खुद जाएंगे। फांसी की सजा सुनने के बाद भी कोई आदमी रोए ना, ऐसा कैसे हो सकता है, हम खुद जाएंगे हम खुद देखेंगे। राजा गया, राजा जैसे ही गया सारे लोग राजा साहब का आओ भगत करने लगे, दारू सारू लेके पहुंचे, चेयर लगाई, बोला राजा साहब मेरा बर्थडे है आज, हम खुशकिस्मत है आप आए। राजा साहब बोले बैठने के लिए नहीं आए, मंत्री तुझे पता है आज शाम तुझे 6 बजे फांसी मिलने वाली है। बोला महाराज समय से 1 मिनट पहले प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे ये बात बोली, मंत्री बोला गाना चालू रखो, टेंशन की बात नहीं है। गाना बज रहा है, दोस्त नाच रहे हैं। राजा बोला मंत्री तू पागल वागल तो नहीं हो गया, तुझे फांसी होने वाली है। मंत्री बोला महाराज पता है 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। राजा बोला भाई एक बात बता, तुझे फांसी की सजा सुन के कोई तकलीफ नहीं है। बोला महाराज तकलीफ लेने से आप मेरी फांसी टाल देंगे क्या, 4 घंटा समय बचा है जीवन का, क्यों बर्बाद करें, हंस खेल के काट दें। हेलो ये जितने दोस्त है ना हमारे, ये जीवन भर याद करेंगे, साला मरते मरते हंसा के और पिला के गया, जीवन भर याद करेंगे। राजा बोला भाई तेरी फांसी टल गई, तेरे जैसे आदमी की तो दुनिया में जरूरत है, जिसको समय की इतनी बड़ी कीमत मालूम है, इसको मुस्कुराहट की इतनी बड़ी ताकत मालूम है। तुझे फांसी नहीं दे सकता मैं, तेरी फांसी कैंसिल। राजा भी साथ में नाचने लगा। समझ में आ रहा है ना। इस छोटी सी कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि देखिए जिंदगी में जो होना है वो होकर के रहेगा। अब आप चाहे रो के काट दो या हंस के काट दो। भगवान श्री कृष्ण एक चीज बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक बात बोलते हैं कि हर परिस्थिति का एंजॉय उठाना सीखो। परिस्थिति कुछ भी हो उसमें आनंद ढूंढना सीखो, मजाक ढूंढना सीखो, मजा सीख लेना सीखो उस परिस्थिति का। वो खराब परिस्थिति अपने आप आपको छोड़ के भाग जाएगी। समझ में आ रहा है ना। आप जब किसी चीज में इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो वो चीज आपके साथ बढ़ने लगती है। तो इंटरेस्ट अच्छी चीजों में लें, मजाक बुरी चीजों का करें। समझ में आ रहा है ना। और वो एक छोटी सी लाइन तो आपने हजारों बार सुनी होगी कि एक मुस्कुराहट से इंसान की तस्वीर अच्छी बन सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से इंसान की तकदीर अच्छी बन सकती है। तो मुरझाया हुआ चेहरा ना तो रखें और ना ही टीम में मुरझाए हुए चेहरे को रहने दें। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी टीम के लिए। और कुछ छूटा तो नहीं है। यानी कि पहला हो गया सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक ऊर्जा, मुरझाया हुआ चेहरा, नहीं खिलता हुआ चेहरा। लास्ट क्या है, सकारात्मक डिस्कशन, यानी कि पॉजिटिव बातें। देखिए नेगेटिव डिस्कशन टीम के लिए जहर के समान है भाई साहब। जिस टीम में गलत बातें होंगी वहां गलत एनवायरनमेंट होगा, जहां गलत एनवायरनमेंट होगा वहां गलत काम होंगे, और जहां गलत काम होंगे वहां सफलता आएगी क्या, नहीं। तो नेगेटिव डिस्कशन कभी नहीं करना। समझ में आ रहा है ना। वो कहते हैं कि जहर जो इंसान पी ले
उसका इलाज एक बार हो सकता है, लेकिन कान में अगर किसी को फूंक दिया गया उसका इलाज जीवन में कभी तो दूर रहो कानाफूसी से, हमेशा दूर रहो। नेगेटिव डिस्कशन आपस में नहीं करना, गलती से कभी मत करना नेगेटिव डिस्कशन, गलती से। और दूर रहो ऐसे लोगों से, दूर रहो ऐसे लोगों से। खामो खा लोग होते हैं ना नेगेटिव डिस्कशन करने वाले, और खामो खा व्यक्ति का क्या किया जाता है? जो नेगेटिव डिस्कशन करते हैं वो कैसे होते हैं? खामो खा, अच्छे से अच्छे कामों में छोटी छोटी कमियां निकाल देना। और खरपतवार अगर खेत में जमाता है तो किसान उखाड़ के क्या करता है? वैसे ही नेगेटिव डिस्कशन ना ही करना है और ना ही करने। वो शायरी कही जाती है ना कि लगाओ गिलीज का नारा जो होगा और बनाओ लाखों करोड़ों की चेक जो होगा, और आए बीच में नेगेटिव लाल का फंडा, उठाओ लाठी मार के भगाओ डंडा जो होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ना ही नेगेटिव डिस्कशन करना है और ना ही करने। समझ आ रहा है ना? तो ये 5 चीजें जिनका नेगेटिव पार्ट आपकी टीम में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट आपकी टीम में भरपूर होना चाहिए। और टीम में होने से पहले आप सबके अंदर होना चाहिए। क्या होगा? रखेंगे, जो भी चीजें बताएंगे उस पे काम करेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर अप्लाई करें, मेहनत करें, काम करें, लग कर के अच्छी तरीके से काम करें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों के साथ हैं। हम फिर मिलेंगे, फिर सिखाएंगे, फिर बताएंगे, लेकिन जब तक के लिए नहीं मिलते। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।